मैं आराम करने अपने कमरे में चला गया। तकरीबन 10:30 या 11 बजे होंगे कि इमारत की रोशनी चली गई और अंधेरा फैल गया। मौसम बेहतर था, इसलिए सिर्फ खिड़की खोल लेने से ही काम चल गया। खिड़की खोल लेने से भी कोई रोशनी अंदर नहीं आई थी। घर के मकीन शायद सोने के लिए लेट चुके थे, इसलिए कोई आवाज नहीं हुई थी। मैं खामोशी से सोचों में गुम हो गया। मैंने इरादा किया कि बाहर निकलूं, लेकिन फिर सोचा कि क्या जरूरत है खामखा अंधेरे में भटकने की। दफतन दरवाजे पर आहटें हुई और मैं चौंक पड़ा। मैंने आहिस्ता से कहा, कौन है? लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैं उठकर बैठ गया। कौन है? खामोश रहो, क्यों शोर मचाए जा रहे हो? सरगोशी के अंदाज में कहा गया और मुझे फौरन ही अंदाजा हो गया कि वो फरजाना है। दिल धड़क उठा। फरजाना की इस वक्त आमद और इस तरह चोरों की मानिद मुझे बहुत अजीब लगी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई मेरे नजदीक आ बैठी। मैंने सरगोशी के अंदाज में कहा, इस वक्त क्या यहाँ आना मुनासिब है? हाँ, सब सो रहे हैं। वही सरगोशी मुझे फिर सुनाई दी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जहन में चींटियां रेंगने लगी। मैं खामोशी से बैठा रहा। फरजाना की खामोशी बहुत सी कहानियों का इजहार थी और फिर न जाने क्यों मेरे जहन में एक अजीब सा एहसास जाग उठा। मैंने फरजाना का हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम्हारा इस तरह आना मुनासिब नहीं था। फरजाना ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने आप से बेगाना होने लगा और फरजाना भी मेरे साथ ताउन करने लगी। लेकिन अचानक ही रोशनी वापस आ गई। क्योंकि मेरे कमरे का बल्ब जला हुआ था और मैंने उसे बुझाया नहीं था, इसलिए तेज रोशनी हो गई। फिर उस तेज रोशनी ने मेरे जहन को जो झटका दिया वो काबिले दीद था। वो फरजाना नहीं बल्कि शहाना थी, सबसे बड़ी बहन। खामोश और निडाल सी मेरे सामने बैठी हुई थी। मैं चौंक कर उसका चेहरा देखने लगा। उसने आहिस्ता से कहा, क्यों परेशान क्यों हो गए? शहाना, आप? हाँ मैं, मगर बस मैं आ गई। मुझसे इस बारे में कोई सवाल ना करो। जी लेकिन कुछ नहीं। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? उसने आहिस्ता से कहा, क्यों नहीं, लेकिन दरअसल आप हाँ, मैं तुमसे उन सब की तरह बेतकल्लफ नहीं हो सकती, इसलिए कि मेरे पास वो तमाम अल्फाज नहीं हैं जो अदा किए जाते हैं। लेकिन मैं खामोशी से शहाना का चेहरा देखता रहा। इस चेहरे पर बहुत सी तहरीरें दर्ज थीं। फिर मैंने आहिस्ता से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बहरहाल मिस शहाना, मुझे आपकी मदद से कोई खौफ नहीं हुई, बल्कि सिर्फ हैरत हुई है। शहाना ने गर्दन झुका ली। कुछ देर बैठी रही और उसके बाद अचानक उठ खड़ी हुई। चलती हूँ। अरे क्यों? बस चलती हूँ, उसने कहा और आगे बढ़ी। तो मैं उसके रास्ते में आ गया। मिस शहाना, आपको एहसास नहीं है कि मेरी कैफियत कैसी हो जाएगी? तो मैं क्या करूं? मुझे बताओ, मैं क्या करूं? बैठिए, आप परेशान क्यों हो गई? और अगर कोई इस तरफ आ गया तो क्या फर्क पड़ता है? चची जान ने हम सबको आज़ादी दी है। दरअसल आपका इस तरह आना और फिर इस तरह चले जाना मेरे लिए बाइसे हैरत है। पागल हूँ मैं, थोड़ी सी पागल हूँ। बराए करम महसूस ना करना। आप बिल्कुल पागल नहीं हैं मिस शहाना। दरहकीकत मैं आपके घर के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकता, लेकिन आप लोगों की ज़हनी कैफियत देखकर मुझे शदीद कोफ्त होती है। क्यों? बस मुझे एहसास है कि आपके साथ ज्यादती हो रही है। नहीं, कोई ज्यादती नहीं हो रही है हमारे साथ। बस यूँ समझ लें कि हम गलत माहौल में पैदा हो गए हैं। चौधरी रमजान इस सिलसिले में कुछ ज्यादा नहीं कर रहे? पता नहीं, उसने झिंझलाए हुए अंदाज में कहा। आप बैठिए तो कुछ देर बैठिए। देखो, मुझे चले जाने दो, अच्छा नहीं होगा। मुझे एहसास है कि ये सब कुछ गलत हुआ है, लेकिन मिस शहाना, बराए करम आप बैठिए, मैं आपसे बहुत सी बातें करना चाहता हूँ। उसने एक निगाह मुझे देखा और फिर आहिस्ता से वापस पलटी और मुसहरी पर जा बैठी। चलो पूछो। ठीक है, पता चल जाना, लोगों को पता चलना चाहिए। आखिर हम पर भी तो किसी की नजर हो। हम तो जंगली घास फूस की मानिद हैं, बस उगाए सो उगाए, कोई हमारी जानिब तवज्जो नहीं देता। आपको अपने घर वालों से बहुत शिकायत है? कोई शिकायत नहीं है मुझे, किसी से कोई शिकायत नहीं है, बस अमल करूंगी और ये लोग अमल ही से समझेंगे, समझे? नहीं मिस शहाना, आपको एहतियात से काम लेना चाहिए। अब देखिए ना, घर का माहौल कैसा अजीब है। चौधरी इलियास को देखता हूँ तो दिल बेपनाह दुखता है। उसने चौंक कर मुझे देखा और दांत पीस कर बोली, मत दुखो, समझे? मत दुखो। यहाँ सब बहरूपी हैं। यहाँ कोई भी अपनी असल शक्ल में नजर नहीं आएगा तुम्हें, समझ रहे हो ना? मोहतात रहना, कहीं नुकसान ना उठा जाओ। आए तो तफरीह करने के लिए हो, लेकिन क्या मतलब है मिस शहाना आपका? तुम खुद बताओ, क्या तुम अपने घर की बुराइयां कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, मैं भी नहीं कर सकती, मगर तुम्हें होशियार कर देना चाहती हूँ। इन सब बहरूपियों से होशियार हो। कोई भी असली जुबान में गुफ्तगू नहीं करेगा तुमसे। खुदा के लिए मुझे जाने दो, वरना कहीं मुझे खुदकुशी ही न करना पड़े। वो उठी और दौड़ती हुई कमरे से बाहर निकल गई। मैं हैरान निगाहों से दरवाजे को देखता रह गया था। अजीब उलझे हुए किरदार थे, मुझे इन किरदारों में नहीं उलझना चाहिए। शहाना का इस तरह आ जाना बहुत ही हैरतनाक वाकया था। यकीनन वो खुद को लिए दिए रहती थी, लेकिन मैं उसकी नफ्सियाती गिरा समझ रहा था। वो लोग जिन ज़हनी कैफियतों का शिकार थीं,
ان کا مجھے اندازہ ہو گیا تھا، لیکن اب ظاہر ہے کہ میں ان سب کو درست کرنے کے لیے تو نہیں آیا تھا، بلکہ مستقبل میں اس خاندان سے میرے تعلقات جس قدر خراب ہونے والے تھے مجھے اس کا بخوبی اندازہ تھا۔ چنانچہ ان لوگوں سے بہت زیادہ گہرائیوں میں دوستی نہیں کی جا سکتی تھی، البتہ ان کی جو حرکات تھیں وہ خود انہی کے لیے نقصان دہ ہو سکتی تھی۔ بہرطور یہ ان کا اپنا مسئلہ تھا۔ ایک بات میں اچھی طرح جانتا تھا کہ چودھری رمضان نے چودھری الیاس کی سرپرستی کی تھی۔ ان کے ہاتھوں بہت سی بے گناہ لڑکیاں موت کے گھاٹ اتر چکی تھی، چنانچہ اگر یہ سب کچھ ان کے ساتھ بھی ہو جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ حالانکہ لڑکیاں بے گناہ تھیں، لیکن گیہوں کے ساتھ گن بھی پس جاتا ہے۔ البتہ اب یہ میرا عمل تھا کہ میں اسے گیہوں کا گن سمجھوں یا نہیں۔ بہرحال واقعہ عجیب تھا۔ میں نے اٹھ کر روشنی بند کی اور پھر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ یہاں جو واقعات پیش آ رہے تھے وہ آنے والے وقت میں انتہائی خوفناک رخ اختیار کر سکتے تھے۔ بہتر یہ تھا کہ ان میں الجھنے کی بجائے مجھے اپنا کام کرنا چاہیے۔ ماموں اختیار حسین جا چکے تھے اور اب ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا، چنانچہ میں زیادہ آزادی سے اپنے کام کا آغاز کر سکتا تھا۔ چودھری رمضان کے آ جانے کے بعد شاید مجھے اس کا موقع نہ ملے۔ میں نے آخری بات یہی سوچی تھی کہ ایک یہ موقع ملا ہے، مجھے چودھری رمضان کی غیر موجودگی میں جس قدر معلومات حاصل کر سکتا ہوں کر لوں۔ پھر اچانک ہی میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں چونک پڑا۔ اتنا وقت گزار چکا ہوں یہاں، لیکن ابھی تک چودھری الیاس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کے مشاغل کم از کم یہ اندازہ تو ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے، کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے، اور جو شخصیت اس نے بظاہر بنا رکھی ہے در پردہ اس کا دوسرا روپ کیا ہے۔ میں نے اپنے آپ پر لعنت بھیجی۔ ابھی تک یہ خیال ذہن میں نہیں آیا تھا، بس لڑکیوں ہی میں الجھا جا رہا تھا۔ چنانچہ ایک دم ہی میرے انداز میں پھرتی آ گئی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور خاموشی سے باہر نکل آیا۔ دروازہ بند کر دیا تھا۔ میں یہ معلوم کر چکا تھا کہ چودھری الیاس کا کمرہ کون سا ہے، بلکہ خود بخود ہی معلوم ہو گیا تھا۔ چنانچہ مجھے ذرا سا یہ اندازہ لگانا تھا کہ چودھری الیاس اپنے کمرے میں موجود ہے یا نہیں۔ چوروں کی طرح دبے پاؤں چلتا ہوا مختلف حصوں سے گزرتا رہا۔ بیگم صاحبہ کے کمرے کے برابر ہی چودھری الیاس کا کمرہ تھا۔ لڑکیوں کے کمرے الگ الگ تھے۔ میں نے خاموشی سے چودھری الیاس کے کمرے کے سامنے رک کر چند لمحات گزارے۔ اندر مدھم روشنی ہو رہی تھی، غالباً نائٹ بلب جل رہا تھا۔ میں دروازے کے ہول کے سامنے بیٹھ گیا اور میں نے ہول سے آنکھ لگا دی، لیکن یہاں سے کچھ دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ البتہ وہ عقبی کھڑکی مجھے اس ہول ہی سے نظر آئی تھی جو کھلی ہوئی تھی۔ میں چونک پڑا اور پھرتی سے لمبا چکر کاٹ کر عقبی کھڑکی کے نزدیک پہنچ گیا۔ اس کھڑکی میں سلاخیں نہیں لگی ہوئی تھی، ویسے بھی اس کا فاصلہ زمین سے زیادہ نہیں تھا اور اس کے دونوں پٹ کھلے ہوئے تھے۔ میں نے بڑی احتیاط سے اندر جھانکا۔ مدھم روشنی میں مجھے مسہری خالی نظر آئی۔ میرے پورے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کا مقصد ہے کہ چودھری الیاس اپنے کمرے میں موجود نہیں ہے۔ پھر کہاں ہے وہ؟ لیکن اس سے اچھا موقع اور کوئی نہیں مل سکتا تھا۔ میں پھرتی سے کھڑکی پر چڑھا اور اندر کود گیا۔ مدھم روشنی میں نے بند نہیں کی تھی۔ اندر سے میں نے چودھری الیاس کے کمرے کے دروازے کو بند دیکھا۔ ویسے کھڑکی سے اوپر چڑھتے ہوئے میں نے یہ اندازہ بھی لگایا تھا کہ کھڑکی میں سلاخیں یا گریل لگی ہوئی ہوگی، لیکن اس وقت یہ گریل اس میں موجود نہیں تھی اور یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ایک کھڑکی کی گریل تھوڑے فاصلے پر رکھی ہوئی تھی۔ میرا ذہن سناٹے میں آ گیا۔ چودھری الیاس کا ایک کارنامہ تو میرے علم میں آ گیا تھا۔ دن کی روشنی میں یقینی طور پر اس کھڑکی میں گریل لگی رہا کرتی ہوگی، لیکن اسے اتنا ڈھیلا کر لیا تھا کہ اسے بآسانی کھڑکی میں سے نکال کر ضرورت کے وقت ایک سمت رکھا جا سکے اور کھڑکی سے باہر جانے میں آسانی ہو جائے۔ گڈ، ویری گڈ۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ چودھری الیاس کے خلاف یہ پہلا ثبوت مجھے مل گیا تھا۔ کم از کم اس سے یہ اندازہ تو ہو جاتا تھا کہ چودھری الیاس نے جو روپ بنا رکھا ہے وہ اصلی نہیں ہے، بلکہ اس پاگل پن کی آڑ میں اس نے بہت سے مفادات حاصل کر لیے ہیں۔ اس کے بعد میں نے کمرے کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ میں یہ تلاشی نہایت گہری نگاہ سے لے رہا تھا اور میرے ذہن میں یہ تصور تھا کہ ہو سکتا ہے یہاں سے کوئی ایسی چیز مل جائے جو چودھری الیاس کے خلاف ثبوت کے طور پر استعمال ہو سکے، لیکن مجھے خود بھی اس بات کی امید نہیں تھی۔ ظاہر ہے یہ کاغذات وغیرہ کا معاملہ تو تھا نہیں، یہ تو ایک عیاش انسان کی عیاشیوں کی داستان تھی جس نے بہت سی زندگیوں کو تباہ کر دیا تھا۔ بہت دیر تک چودھری الیاس کے کمرے میں تلاشی لیتا رہا۔ باہر سے کسی مداخلت کا کوئی امکان نہیں تھا۔ کوٹھی کے مکین آرام کی نیند سو رہے تھے اور کسی کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ کوئی تلاشی لیتا پھر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی کھڑکی سے نکل کر میں واپس اپنی رہائش گاہ میں آ گیا اور بہت دیر تک بستر پر لیٹا آئندہ کے فیصلے کرتا رہا۔ دوسرا دن بھی معمول کے مطابق ہی تھا، لیکن نہیں، میں اسے معمول سے ذرا مختلف کہوں گا۔ خود ہی ناشتے کی میز پر پہنچا تھا۔ بیگم صاحبہ موجود تھیں، تنویر، سریا، فرزانہ اور نغمہ بھی تھیں۔ شہانہ موجود نہیں تھی۔ غالباً اس کا انتظار بھی نہیں کیا جا رہا تھا، کیونکہ میرے پہنچنے کے بعد ناشتے کا آغاز ہو گیا۔ میں نے گہری نگاہوں سے ایک ایک لڑکی کا جائزہ لیا۔ سب کے چہروں پر بیزاری کے آثار تھے۔
न जाने क्यों समझ में नहीं आ रहा था, किसी ने एक दूसरे से बात भी नहीं की। नाश्ता निहायत खामोशी से हो गया। सबसे पहले तनवीर उठकर बाहर निकल गई, फिर सरैया, नगमा और फरजाना रह गई थी। उसने मुलाजिम से नाश्ते के बर्तन वगैरह हटवाए। बेगम साहिबा ने कहा, आओ जहांगीर, बैठकर बातें करेंगे। कोई प्रोग्राम तो नहीं है तुम्हारा? नहीं चची जान, जब तक चौधरी साहब वापस ना आ जाएं, प्रोग्राम क्या हो सकता है? बस यूं ही घूम फिराऊंगा। मैं बेगम साहिबा के साथ उनके कमरे में दाखिल हो गया। मैंने वहां बैठते हुए कहा, एक बात समझ में नहीं आई चची जान। क्या इन तमाम खवातीन में झगड़ा हो गया है? नहीं, बस यूं ही आज सब पर बेजारी सवार है। एक साथ सब पर? मैंने कहा, हाँ। बात कुछ समझ में नहीं आई। हाँ, बस क्या बताएं तुम्हें जहांगीर जमाल शाह, यह हवेली बहुत खूबसूरत है। यहाँ ऐशो इशरत है, हर चीज जरूरत से ज्यादा है, किसी को कोई माली परेशानी नहीं है। लेकिन यहाँ के माहौल में काफी खराबियां हैं। मैं अपने शोहर की कोई बुराई नहीं करना चाहती, लेकिन चौधरी साहब ने हम सब के साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया। चची जान, मुझे इस बात का हक नहीं पहुँचता कि मैं आपसे आपके घरेलू हालात कुरी दूं, लेकिन जब आपने ये अल्फाज कहे हैं तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश उभरी है कि थोड़ी सी मालूमात हासिल कर लूं। तुमने खुद भी अंदाजा लगा लिया होगा बेटे, हर इंसान समझदार होता है। चौधरी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। अपने बच्चों के साथ उनका रवैया कभी खराब नहीं रहता। लड़कियों से भी मोहब्बत करते हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि इलियास पर तो वो जान देते हैं, लेकिन एक सख्त मिजाजी उनके अंदर हमेशा से है। हर बात में सिर्फ अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं। लड़कियों को उन्होंने कभी इतनी आजादी नहीं दी कि वो अपने तौर पर किसी से कोई बात कर सके। इस चीज ने उनके अंदर बगावत पैदा कर दी है। वो ये सोचती हैं कि उनका मुस्तकबिल गैर महफूज है। चौधरी साहब का रवैया घर वालों के साथ ही नहीं, बाहर वालों के साथ भी ऐसा ही रहता है। यही वजह है कि बच्चियों का कभी कोई रिश्ता नहीं आया। एक आध जगह से सिलसिला शुरू भी हुआ तो चौधरी साहब के बारे में मालूमात हासिल करने के बाद वो लोग वहीं के वहीं खामोश हो गए। बस ऐसी ही कुछ बातें हैं जिनकी बिना पर लड़कियां भी बददिल रहती हैं। कभी कभी जहन खराब हो जाता है तो इसी तरह खामोश हो जाती हैं। आप भी काफी परेशान रहती हैं। जाहिर है बेटे, मैं इन बच्चियों की माँ हूँ। बेगम साहिबा ने कहा, इसका कोई हल नहीं सोचा आपने? मैंने सवाल किया और बेगम साहिबा अजीब सी निगाहों से मुझे देखने लगी। फिर बोली, तुम खुद भी गौर कर सकते हो, मैं औरत हूँ, एक महकूम औरत। भला मैं क्या हल सोच सकती हूँ? चौधरी साहब ज्यादातर अपने बेटे के बारे में सोचते हैं, बेटियों को उन्होंने नजरअंदाज ही कर दिया है। अब तुम देखो ना, अच्छी खासी उम्रें हो गई हैं। तनवीर तक पूरी तरह जवान है, और शहाना तो अब कुछ बेजारी का शिकार हो गई है। उसका ख्याल है कि वो यूं ही बूढ़ी हो जाएगी। मैं देर तक बेगम साहिबा से बातें करता रहा। जाहिर है ये सारे मसाइल मेरे लिए नए नहीं थे। वैसे भी यहाँ इस घर में मैं दूसरी हैसियत से दाखिल हुआ था। इन लोगों को असलियत मालूम करके जो धचका पहुंचेगा उसका भी मुझे पूरा एहसास था। लेकिन जाहिर है अपने फराइज की अंजाम दही तो मेरा फर्ज था। दिन को 11 बजे के करीब निकल आया। बेगम साहिबा से कह कर निकला था कि ऐसे ही सैरो सियाहत के लिए जा रहा हूँ, हो सकता है देर हो जाए, फिक्र ना करें। और इसके बाद मैं फरीदपुर की गलियों और सड़कों को नापने लगा। जहन में बहुत से ख्यालात थे। एक बार फिर मस्जिद की तरफ चल पड़ा। वक्त ऐसा था कि मस्जिद के पेश इमाम साहिब फारिग ही होंगे। मैं वहाँ पहुँच गया। बहुत नेक इंसान थे, मस्जिद ही में बैठे हुए मिले। मैंने सलाम किया तो बड़े एहतमाम से जवाब दिया और मुस्कुराकर बोले, कहिए मियाँ, खैरियत? कल भी आप आए थे? जी मौलवी साहब। वो इख्तियार हुसैन का मकान तो तुम्हें मिल गया था ना? जी हाँ, इख्तियार हुसैन साहब शहर चले गए हैं, अचानक अपने अहले खानदान के साथ। मौलवी साहब ठंडी सांस लेकर खामोश हो गए। मैंने कहा, मौलवी साहब, इख्तियार हुसैन साहब के साथ जो हादसा पेश आया था, आप इस सिलसिले में मुझे कुछ बता सकते हैं? मौलवी साहब ने चौंक कर मुझे देखा और बोला, मियाँ, सारी बातें तो तुम्हारे इल्म में आ चुकी होंगी, अब हमसे क्या पूछते हो? कोई उल्टी सीधी बात कहना बुरी बात है, हमें गुनाहगार ना करो तो अच्छा है, लेकिन हकायक पर से पर्दा उठाना भी तो इंसानियत का एक हिस्सा है। मैंने कहा और मौलवी साहब एक बार फिर मुझे देखने लगे। फिर उन्होंने कहा, हकायक है ही क्या? चंद सीधी सीधी बातें हैं। जो मुझसे पूछना चाहते हो बस्ती के किसी भी शख्स से पूछ लो, वही बताएगा। जो ज्यादा से ज्यादा मैं बता सकता हूँ। नहीं मौलवी साहब, बस्ती वाले वो नहीं बता सकते जो आप बता सकते हैं। क्या मतलब? आप दीनदार आदमी हैं, और एक दीनदार शख्स सच बोलने को गुनाह नहीं समझता, बल्कि इसे जिहाद समझता है। अगर कोई खौफ आपके दिल में है तो उसे निकाल कर अपने फराइज पूरे कीजिए। मुझे वो बताइए मौलवी साहब जो मुझे बस्ती का कोई आदमी नहीं बता सकता। मौलवी साहब के चेहरे पर कशमकश के आसार नजर आने लगे। चंद लम्हे खामोश रहे, फिर चौंक कर मुझे देखते रहे। उसके बाद आहिस्ता से बोले, मियाँ एक बात बताओ, CID वाले हो? नहीं मौलवी साहब, मैं CID वाला नहीं हूँ। फिर कौन हो और इस सिलसिले में क्यों जानना चाहते हो? इख्तियार हुसैन का रिश्तेदार हूँ। मुख्तार हुसैन के बारे में ये मालूम करना चाहता हूँ कि क्या वाकई वो इतना बदफितरत इंसान था कि उसने एक जिंदगी खत्म कर दी। मौलवी साहब खामोश हो गए।
फिर बोले, हकीकतें तो सिर्फ अल्लाह जानता है, आप जो जानते हैं मौलवी साहब वो मुझे बताइए। मियाँ हम कुछ नहीं जानते, सिवाय इसके कि चौधरी रमजान साहब सख्त गिर आदमी हैं। गांव के बहुत से लोग उनके बेटे चौधरी इलियास के बारे में बातें करते हैं। उनका कहना है कि चौधरी इलियास पागल नहीं है बल्कि बना हुआ पागल है और बहुत सी बुराइयों में वही हिस्सेदार है। मौलवी साहब अगर ऐसी कोई बात है तो क्या बस्ती वालों को कभी इस बात की जुर्रत नहीं हुई कि वो चौधरी इलियास के खिलाफ तहकीकात करें और उसे रंगे हाथों पकड़ें? मियाँ अगर ऐसा हुआ भी तो 10, 20, 50 आदमियों का मर जाना मामूली सी बात होगी, और कौन मरना चाहता है बेमौत? मगर इंतजामिया, मेरा मतलब है पुलिस वगैरह। मौलवी साहिब ने मगमूम अंदाज में गर्दन हिलाई और बोले, फराइज की बजावरी बहुत कम रह गई है मियाँ। बाज लोग अपनी अपनी जात के मसले में उलझे रहते हैं। अब देखो ना कैसी परेशानी की बात है। आपके दिल में नेकी उभरती है, आप अल्लाह के अहकामात की तामील करना चाहते हैं, लेकिन बाहर का माहौल साजगार नहीं है। आप अपनी जान दे दें, बात खत्म हो जाएगी। लोग सिर्फ हंसेंगे आप पर और ये कहेंगे बड़े दीनदार बनने की कोशिश की थी। मगर मौलवी साहिब एक बात बताइए, क्या ये बात आपको अल्लाह के रास्ते पर जाने से रोक सकती है? नहीं मियाँ, ये गुनाह है, गुनाह अजीम है। तो फिर आप खुलकर ये बात क्यों नहीं कहते कि चौधरी इलियास ही गलत इंसान है? फर्ज कीजिए मैं कह भी दूं तो भाई मैं सबूत कहाँ से लाऊंगा? लोग मेरी ही दाढ़ी पकड़ कर उखाड़ देंगे और क्या कर सकेंगे? मैंने मौलवी साहिब की बातों पर गौर किया और फिर कहा, एहसान नामी एक शख्स यहाँ रहता है? हाँ मियाँ, यहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं। एहसान का घर थोड़े फासले पर है। ये वही शख्स है जिसके घर से लाश बरामद हुई थी। आप जरा मुझे उसके मकान का पता बता दीजिए। वो तो ज्यादा फासले पर नहीं है, मस्जिद से सामने वाली गली में चले जाओ, जहाँ वो खत्म हो बस समझ लो वही एहसान का मकान है। एहसान वही रहता है, इस वक्त मिलेगा? मैंने सवाल किया और मौलवी साहिब गर्दन हिलाकर बोले, मिलना तो चाहिए। ठीक है मौलवी साहिब, बहुत बहुत शुक्रिया। मियाँ एक बात सुनिए, अगर कोई अशद जरूरत पेश आ जाए तो किसी मसले में हमारा नाम लें, वरना आपकी मेहरबानी होगी कि हमें किसी मसले से दूर ही रखें। आप मुतमईन रहें मौलवी साहिब, और ये बातें जो मेरे और आपके दरमियान हुई हैं, इसे समझ लीजिए कि मेरे और आपके दरमियान ही हैं। आप कभी इसका एतराफ न करें कि मैंने आपसे कुछ मालूमात हासिल की हैं। मौलवी साहिब को तसल्ली देने के बाद मैं वहाँ से निकल आया। इसका मकसद है कि बस्ती के लोग चौधरी इलियास के बारे में मशकूक हैं। पता नहीं क्या मसलहत है, वरना बहुत से लोग अगर एक साथ जमा हो जाएं तो मैं समझता था कि चौधरी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। लेकिन ये अंदाजा भी हो रहा था कि इन लोगों के रहन सहन को देखकर कि बेचारे इंतहाई गरीब लोग हैं, आटे दाल ही के चक्कर में उलझे रहते होंगे। ऐसे मसलों में कहाँ से पड़े? मैं रास्ता उबूर करके मस्जिद के सामने वाली गली के आखिरी मकान पर पहुंच गया। दरवाजे की जंजीर बजाई तो दरवाजा एक नौजवान ने खोल दिया। बली शक्लो सूरत का मालिक था। मैंने कहा, एहसान से मिलना है। मेरा नाम ही एहसान है, तुमसे कुछ जरूरी बातें करना है एहसान। क्या मुझे कुछ वक्त दे सकोगे? आप कौन साहिब हैं? तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ, मैंने कहा, और वो गर्दन हिलाकर बोला, आप अंदर आ जाइए। वैसे मैंने आपको इससे पहले कभी नहीं देखा। घर में कुछ और लोग हैं? मैंने सवाल किया। नहीं, कोई नहीं है। मैं अंदर दाखिल हो गया। छोटा सा घर था, एक लान, एक कमरा, बरामदे में चारपाई पड़ी हुई थी। मैं वहीं पहुंच गया और चारपाई पर बैठ गया। एहसान परेशान निगाहों से मुझे देख रहा था। मैंने कहा, मेरा कोई ऐसा काम नहीं है एहसान तुमसे जिसके लिए तुम परेशान हो, बस थोड़ी सी मालूमात हासिल करना चाहता था। किस सिलसिले में? पहले ये बताओ कि यहाँ तुम्हारे अहले खानदान क्यों नहीं है? क्या तुम अकेले हो? या नहीं, अकेला नहीं हूँ। माँ बाप हैं, बहनें हैं 2, लेकिन वो यहाँ नहीं रहते। कहाँ रहते हैं? एक दूसरी बस्ती में। मगर साहिब ये तो बता दीजिए कि आप हैं कौन और मुझसे ये सवालात क्यों कर रहे हैं? बता दूंगा एहसान, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे सिलसिले में परेशान मत होना। मेरी जात से तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। मुख्तार हुसैन को जानते हो? मैंने कहा और एहसान चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर खौफ के आसार उभर आए। फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, क्या ताल्लुक था तुमसे उसका? दोस्त था मेरा। और मुख्तार हुसैन तुम्हारे ही घर से गिरफ्तार हुआ? नहीं, गिरफ्तार तो वो अपने घर से हुआ था, लेकिन लाश, मेरा मतलब है लाश। हाँ, यही मेरा मकसद था। एहसान, तुम कैसे दोस्त हो कि तुमने अपने दोस्त की कोई मदद नहीं की? क्या मतलब है? मैं क्या मदद कर सकता था? तुम्हें कम से कम सही बातें पुलिस को बतानी चाहिए थी। खैर छोड़ो, मेरा ख्याल है हमने गलत अंदाज में गुफ्तगू का आगाज किया है। तुम्हारी बहनें जवान हैं? एहसान के चेहरे पर फिर खौफ के आसार उभर आए। उसने थूक निगलते हुए कहा, हाँ छोटी हैं अभी। मगर वो लोग तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहते? और तुम यहाँ तन्हा क्यों रहते हो? पहले सब लोग साथ रहते थे, बाद में अब्बा फरीदपुर छोड़ गए, अपने बड़े भाई के पास जाकर रहने लगे। तुम वहाँ क्यों न चले गए? चला जाऊंगा, ज्यादा अरसा नहीं हुआ है उन लोगों को गए हुए। इसका मकसद है कि मेरा ख्याल दुरुस्त है। कौन सा ख्याल?
तुम ने अपनी नौजवान बहनों को खतरे के तहत यहाँ से रवाना कर दिया है। आप कौन साहिब हैं, बताते क्यों नहीं? मुख्तार हुसैन का दोस्त, इख्तियार हुसैन साहिब का रिश्तेदार हूँ। ओहो, अच्छा, मगर मुख्तार हुसैन बेचारे को तो सजा हो चुकी है। यही तो अफसोस है एहसान, कि तुम जैसे दोस्तों के मौजूद होने के बावजूद उस बेगुनाह को सजा मिली है। हम क्या और हमारी औकात क्या? हम कब इस काबिल हैं? हम क्या कर सकते हैं सिवाय गर्दन कटवाने के?